चलिए, तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें इंडिया के लोकेशन को हम देख रहे थे। ठीक है, इंडिया के लोकेशन को देख रहे थे। आज इसी टॉपिक का फिर से रिवीजन करते हुए आगे की चीज़ों को हम देखेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है। साथ ही साथ भारत का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले भारत का लोकेशन, अगर ये वाला आप पहले की वीडियो में पढ़ लिए हैं तो अभी आपका काम ये है ना कि साइड में आप शॉर्ट नोट के तौर पे इसे लिखते रहो। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप अक्षांश रेखा के दृष्टि से देखते हो, अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्यों? क्योंकि ये लेटा हुआ है। तो इसके दृष्टिकोण से आप देखोगे तो भारत का जो स्थान मिलेगा वो आपको उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। लेकिन अगर आप देशांतर की दृष्टिकोण से देखते हो तो इसका स्थान जो है वो पूरब में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल सा एक चीज़ कहते हैं कि जो भारत की स्थिति है वो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। या अगर ये आंसर नहीं मिला आपको तो उत्तरी गोलार्ध भी सही होगा। ठीक, दूसरा हमने क्या जाना था कि जो कर्क रेखा है 23.5 अंश वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताया गया था। कौन सा ट्रिक था? तो ट्रिक ये था, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, अब इसे आप नोट डाउन करो क्योंकि मैंने सिर्फ उस टाइम पे यही बताया था कि ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, लेकिन वो कौन कौन से राज्य है यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप जान लो कि मी से होता है मिजोरम, मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। र से क्या हो जाएगा? राजस्थान। फिर ग से गुजरात। फिर छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झ से क्या हो जाएगा? झारखंड। और यहाँ पर म बचा हुआ है तो म से हम लिख लेते हैं मध्य प्रदेश। अब काउंट करेंगे कि कितने राज्यों से गुजर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 23.5 अंश कर्क रेखा है, ठीक है, 23.5 अंश कर्क रेखा है, या इसे हम क्या कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर राज्यों के नाम लिख दिए गए हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ट्रिक आपको लिख लेना है, ट्रिक के थ्रू आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, दक्षिण से अगर हम उत्तर की ओर भारत का विस्तार देखते हैं तो भारत का जो मुख्य विस्तार देखते हैं तो मुख्य भूमि का विस्तार, ठीक है, मुख्य भूमि कहने का मतलब है कि तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे नीचे वाला कन्याकुमारी से अगर हम देखें तो इसका विस्तार जो है ये 8 अंश 4 मिनट से होता है। कहाँ से होता है? 8 अंश 4 मिनट से होता है। और ये ऊपर जाता है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ये किस अक्षांश तक फैला हुआ है? 37 अंश 6 मिनट तक फैला हुआ है, 37 अंश 6 मिनट तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार हमें पता चल गया, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक। लेकिन साथ में आपको ये भी बताया गया था कि अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सेशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पूछता है तो आपको 6 अंश से याद रखना है। कहाँ से याद रखना है? 6 अंश से याद रखना है। आगे की स्लाइड पे देखेंगे जहां हम इंडिया को और अच्छे से जानेंगे। देखिए, ये पूरा विश्व में भारत का स्थान है। पूरे विश्व में भारत कहाँ पर दिखता है? इस तरीके से जब आप ग्लोब या वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो भारत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भारत का अगर हम देखें तो इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा है।
भूमध्य रेखा, और ये आपका हो गया 0 अंश देशांतर यानी कि मानक समय रेखा। कौन सा है? मानक समय रेखा है। ठीक है, मानक समय रेखा इसके पूरब में तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, और अगर हम देखें तो इक्वेटर के उत्तर में, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, ये कंडीशन होती है, भारत की स्थिति होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत स्थित है। साथ में कल मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, भारत पहले, अब भारत के मैप को देखोगे ना, अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर वो फिट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली जो स्थिति है यहाँ पर भारत फिट हो जाएगा। ठीक है, बाद में जब विखंडन हुआ तो भारत टूटा। ठीक है, मतलब यहाँ से टूट गया और यहाँ पर एक दूसरे साइड में वो शिफ्ट होना शुरू हो गया, और यहाँ पर यूरोप की जो प्लेटें थी, ठीक है, यूरोप से जो कह सकते हैं मलबे आए, और यहाँ पर जो कह सकते हैं कि भारतीय प्लेटों से जो मलबे जाकर के टेथिस सागर में गिरे, उसी से उत्तरी भारत का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस सागर में हिमालय का निर्माण हुआ है, तो टेथिस सागर में हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। भारत को जब आप देखोगे ना, तो ये वाला आप देख रहे हो 23.5 अंश, 23.5 अंश क्या आ रहा है? कर्क रेखा है। चलो फिल करते हैं इसको। फिल कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया है एक ट्रिक। कौन सा ट्रिक था? एक एक को दूर लिखते हैं। मित्र पर गमछा झार, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये देखो गुजरात, तो ये हिस्सा हो गया गुजरात। ठीक है, राजस्थान, तो ये राजस्थान हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? अब हमारे पास है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा कहाँ पर है? ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हो, बिल्कुल 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये हिस्सा होता है त्रिपुरा का। कौन सा हिस्सा है? त्रिपुरा है। ये देखोगे तो ये मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम है। पश्चिम बंगाल कहाँ आएगा? ये हिस्सा होता है पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का हिस्सा होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अच्छा, क्या क्या बचा हुआ है? छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये हो गया छत्तीसगढ़ और ये हो गया झारखंड। ठीक है, झारखंड हो गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और इस तरीके से आप पूरा इसे फिल कर सकते हो। भारत का जो मानक समय रेखा है, आप देखते हैं कि ये 82.5 अंश, 82.5 अंश की बात कही जा रही है, और साथ में ईस्ट लिखा गया है, यानी कि पूरब लिखा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत का मानक समय रेखा कितना है, भारत का मानक समय रेखा कितना है, तो आपको याद रखना है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। 82.5 अंश पूर्वी क्या हो जाएगा? देशांतर हो जाएगा। और जल्दी से एक बार आप लोग रिमाइंड करो कि ये भारत के कितने राज्यों से गुजरता है। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? चलिए, तो भारत का जो मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से गुजरता है तो नोट डाउन करोगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो ना, रुकिए मैं मैप से क्लियर कर दूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओ। देखिए, याद भूगोल अगर पढ़ना है ना, ज्योग्राफी अगर पढ़ना है, तो सबसे आसान सा तरीका है ऐसे ब्लैंक मैप लो और फिल किया करो आप लोग ज़रूरत पे, जहाँ जो पढ़ना हो। सबसे पहले आप देखोगे ना, तो ये वाला जो है,
ये भारत का यूपी है। कहाँ क्या है? यूपी। तो सबसे पहले जो मानक समय, अच्छा ऊपर क्या है मैम? तो ये नेपाल है, याद रखेंगे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना यूपी से लगा हुआ, ये नेपाल है। तो हमें नेपाल में नहीं जाना है, हमें कहाँ आना है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आएगा, ठीक है। मानक समय रेखा कहाँ आएगा? यूपी में। यूपी के आप नीचे आओगे तो जस्ट ये देखो, ये बिल्कुल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के बिल्कुल किनारे से ये जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बिल्कुल किनारे से ये गुजरता है। तो हम क्या लिखेंगे? यूपी हो गया, एमपी हो गया, 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखो, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से गुजरेगा। छत्तीसगढ़ के नीचे आप आओगे, ये वाला क्या है? ये राज्य उड़ीसा है। आपको पता होना चाहिए मैप थोड़ा, ठीक है। ये राज्य क्या है? उड़ीसा है। तो उड़ीसा हमने लिख लिया और नीचे आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके से जो भारत का मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब इसके लिए एक ट्रिक है, मन का लेकर उत्तर में छत से उड़ी आंधी, ठीक है, सॉरी अंधी। इसको लिख लो आप लोग, एक ट्रिक इसका लिखो, मन का लेकर। मन का लेकर, अब यहाँ पे मन का मतलब समझ लेना मानक समय रेखा, और लेकर का कोई मतलब नहीं है। मन का लेकर उत्तर, उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया, में से हो गया मध्य प्रदेश, छत से हो गया छत्तीसगढ़, से कोई मतलब नहीं है, उड़ी से हो गया उड़ीसा, और अंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद करने का एक ट्रिक है, आप याद कर सकते हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत का ये जो मानक समय रेखा है, भारत का जो कह सकते हैं कि 23.5 अंश कर्क रेखा है, ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन, अच्छा लोकेशन ही पढ़ रहे थे क्या, कि भारत पश्चिम से पूरब की ओर, अच्छा इसके पहले मैंने आपको रिवाइज कराया कि दक्षिण से उत्तर की ओर, तो अब पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम यहाँ है 68 डिग्री है और 7 मिनट है, ठीक है। यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से ले करके और कहाँ तक जाएगी? जाएगी ये 97 डिग्री तक, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये जाती है, ठीक। और अगर हम देखें तो इनके बीच में अगर हम देखें तो 29 डिग्री का लगभग विस्तार माना जाता है। मतलब आप इसमें से इसको घटाओगे ना तो लगभग 30 डिग्री हम मान लेते हैं, और इसीलिए इनके बीच जो अंतर होता है समय का, वो कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को एक ब्लैंक पेज पे समझा रही हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आपके समझ में आ जाए समय के बारे में, ठीक है। 1 मिनट, चलो यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो आप लोग जल्दी से एक चीज़ बताइए मुझे कि कितने डिग्री, अभी मैंने आपको बताया कितने डिग्री इसका सबसे पश्चिम का विस्तार है और कितने डिग्री सबसे पूरब का विस्तार है। देखिए भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये भारत का पश्चिम है, ये भारत का पूरब है, लेकिन जब हम देशांतरी विस्तार लिखते हैं ना तो हम हमेशा उसके साथ पूरब ही लिखते हैं, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है, ये आपको बताया गया है ना। तो इनके बीच में मैंने आपको बताया लगभग 30 डिग्री का आप अंतर समझो। कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अच्छा सबसे पूर्वी विस्तार भारत का कितने डिग्री है? सबसे पूर्वी विस्तार कितने डिग्री है भारत का, और सबसे पश्चिमी विस्तार कितने डिग्री है भारत का? चलिए तो पूर्वी, सबसे पूर्वी क्या है? सबसे पूर्वी विस्तार देखें तो इसका है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और सबसे पश्चिमी विस्तार कितना है? तो 68 अंश 7 मिनट है,
ठीक है, 68 अंश 7 मिनट है। दोनों के बीच में आप अंतर देखो तो कितना आएगा, लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो 1 डिग्री बराबर हमको पता है कि 4 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री अगर हम इस तरह से गोलार्ध है, इस तरह से हमारा ग्लोब है और हम एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर जाते हैं, जाने का मतलब ये नहीं कि हम बाइक से या किसी चीज़ से जाएंगे, समय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। मतलब अगर आप इस पर हो, अगर 1 बज रहे हैं तो दूसरे देशांतर की जो घड़ी होगी वहाँ पर एक, मतलब वहाँ का जो समय होगा वहाँ 1:04 होगा। अब इस कंडीशन को समझिएगा। मैंने आपको बताया है कि भारत जो है उसके पूरे विस्तार में, देशांतरी विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है और 30 डिग्री बराबर हम मानते हैं कि 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कैसे? आप यहाँ पर देखो, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो 30 गुणे 4 कर सकते हैं, 4 तियाँ 12, 120 मिनट हो गया। 120 मिनट बराबर 2 घंटे हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ पर, यहाँ मतलब गुजरात, भारत के अगर गुजरात में, भारत के गुजरात में अगर 7 बज रहे हों तो क्या अरुणाचल प्रदेश में 9 बज रहे होंगे? अरुणाचल प्रदेश में 9 बज रहे होंगे, ये कंडीशन हो सकती है क्या? मैं 9 क्यों लिखी हूँ? क्योंकि ये पूरब में है तो सूरज पूरब से निकलता है, तो पूरब से निकलेगा तो यानी कि समय यहाँ पहले होगा, यहाँ का समय बाद होगा। तो क्या ये कंडीशन हो सकती है? आप लोग भी सोचो कि भारत के अगर गुजरात में 7 बज रहा है तो क्या अरुणाचल प्रदेश में 9 बज रहा होगा? यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश वाले हैं वो 9 बजे स्कूल चले जाते हैं, तब तक गुजरात वाले सोए रहते हैं? गुजरात वाले क्या तब तक सोए रहते हैं? सोचो इस चीज को आप लोग, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। भले ही गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में समय का 2 घंटे का अंतर है, लेकिन हम सब साथ ऑफिस जाते हैं 9 बजे। कैसे मैम? तो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। फ्यूचर में टीचर बनना है, पढ़ाना है, सिर्फ ज़िंदगी भर पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, बच्चा पूछ लेगा तो फिर पता चलेगा कि मुझे नहीं पता। ठीक है, कैसे? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए मानक समय रेखा खींचा गया है। समय 2 तरह का होता है, एक होता है स्थानीय समय। क्या होता है? स्थानीय समय। और दूसरा क्या है? जो मानक समय रेखा पर हमने समय बनाया है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं मानक समय। मानक समय। अब देखो ये क्या होता है, स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है, मतलब सूरज यहाँ पर हमसे 2 घंटे पहले निकलेगा। ठीक है, गुजरात के लोगों से 2 घंटे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा, लेकिन मानक समय रेखा सबका समान होता है। समान क्यों होता है? क्योंकि जो हमने 82.5 अंश खींच रखा है, जो हमने 82.5 अंश खींच रखा है, इसी के आधार पर पूरे भारत के घड़ी को मिलाया जाता है। ठीक है, सूरज का अंतर हो सकता है लेकिन घड़ी का अंतर नहीं होगा। ठीक है, भले उनके यहाँ अंधेरा होगा, भले हमारे, देखो क्या कंडीशन है, 2 घंटे का अंतर हो रहा है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले निकल गया, मतलब यहाँ पर 4 बजे क्या हो गया, 4 बजे सूरज निकल गया। अब यहाँ पर 6 बजे सूरज निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमने मानक समय रेखा एक फिक्स कर रखा है कि इनके बीच में एकदम करेक्ट 2 घंटे का अंतर ना हो पाए, घड़ी से हमने इनको थोड़ा बराबर करने की कोशिश किया है। ठीक है, इनके यहाँ भले जल्दी सूरज निकल जाए और इनके यहाँ 6 बजे तक अभी सूरज भगवान निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों की घड़ी में समान समय दर्शाया जाएगा। ठीक है, दोनों की घड़ी में समान समय दर्शाया जाएगा। अगर हमारे घड़ी में 9 बज रहे हैं तो पूरे भारत में घड़ी में 9 बजेंगे और सब लोग एक साथ ऑफिस जाएंगे, भले इनके यहाँ 2 घंटा पहले अभी दिन हुआ है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश वालों को इसमें फ़ायदा हो जाता है। क्या फ़ायदा हो जाता है? कि वो 4 बजे उठेंगे, आराम से नहाए धोएंगे, 9 बजे जाएंगे वो, क्योंकि सूरज जल्दी निकल गया तो उनको जल्दी उठना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, जो 6 बजे उठेंगे उनके पास टाइम कम बचता है 9 बजे जाने का, मतलब 6 बजे उठने का कंडीशन ये कि सूरज का वो इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो ये स्थिति होती है,
याद रखिएगा, स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, मानक समय रेखा में 2 घंटे का अंतर नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर 30 डिग्री से भी ज़्यादा वो देशांतर कवर करते हैं, मतलब उनका देशों का विस्तार ऐसा है कि उनके यहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा देशांतर आ जाता है, तो उनके यहाँ समय का और अंतर हो जाता है। तो उनके लिए ना क्या होता है कि मानक समय रेखा 1 से अधिक मान लिया जाता है। हम 2 घंटे के समय को बराबर कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर ये समय और भी ज़्यादा हो जाता है, 4 घंटे का अंतर हो जाता है, तो समय बराबर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो 2 मानक समय रेखा मानते हैं, मतलब आधे आधे को वो डिवाइड करके 2 मानक समय रेखा मानेंगे कि इनकी घड़ी ये चलेगी और इनकी घड़ी ये चलेगी। तो शायद ये पूरी कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको एक बार और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ समझे रहोगे तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो शायद आप लोगों का 82.5 अंश वाला आज बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहला कि ये भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। यूपी, एमपी, फिर छत्तीसगढ़, तुरंत नीचे आ जाओ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के तुरंत नीचे आ जाओ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। भारत के इन 5 राज्यों से गुजरता है। और जो समय का अंतर है, अगर हम इनके देशांतरी विस्तारों में देखें तो 2 घंटे का समय का अंतर होता है, लेकिन ये स्थानीय समय का अंतर है, मानक समय रेखा पूरे भारत में समान होता है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चला जाएगा, कुछ और चीज़ों को पढ़ा जाएगा। तो ये हमने बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया कि क्या अंतर होता है और कितने घंटे का अंतर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एकदम साफ लिखा गया है कि स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। एक एक शब्द के बहुत मतलब होते हैं, एक एक शब्द के बहुत मतलब होते हैं, लेकिन जो समझे उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया गया है शॉर्ट में। इस मैप का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा डिफाइन किया गया है कि कितना इसका देशांतरी विस्तार है, कितना अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, और मानक समय रेखा क्या है, ठीक। तो ये पूरा आप इस तरीके से उतार सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में और बात करेंगे। भारत विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है, अच्छी तरीके से पता है। उत्तर में क्या है? हिमालय है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। इस तरीके से भारत तुरंत ड्रॉ करो। उत्तर में क्या है? हिमालय। फिर हम इसके पश्चिम में अगर देखें तो पश्चिम का ये एरिया लिया जाता है। पश्चिम में राजस्थान भी, मतलब थार का मरुस्थल भी है और अरब सागर भी है। क्या है? अरब सागर भी है, ठीक है। पूरब में क्या है? पूरब में यहाँ पर अगर हम देखें तो हिमालय का विस्तार उत्तर पूरब में है, लेकिन और पूरब में अगर हम आते हैं तो हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलता है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में इंडियन ओशन है या हिंद महासागर हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लो भारत को डिफाइन कितने अच्छे तरीके से कर दिया गया है। उत्तर में हिमालय पर्वत, पूरब में आप देखो तो पूरब को इस तरीके से डिफाइन किया गया है बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भी पड़ेगी, म्यांमार देश भी पड़ेगा और बांग्लादेश भी पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे आप दक्षिण में देखोगे तो श्रीलंका भी है और हिंद महासागर भी है। और पश्चिम में अगर हम आए तो अरब सागर और पाकिस्तान भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में इस तरीके से आप जान सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पर हम एक बार फिर से भारत को और अच्छे से जानेंगे, जहाँ पर बताया गया है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भाई विश्व में अगर 100 वर्ग किलोमीटर ज़मीन है तो उसमें 2.4% हमारे पास है, ठीक है। ये भारत का विस्तार है, मतलब भारत का क्षेत्रफल जो है वो लगभग 2.4% है। और विश्व का कितने नंबर का बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है और आबादी में दूसरा बड़ा देश है, ठीक है। चीन से बस थोड़ा सा ही पीछे है, जल्दी आगे बढ़ जाएगा। अगर अपडेट करेंगे तो शायद आगे बढ़ भी चुका होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको मैंने कल की क्लास में बता दिया था कि इससे 7 बड़े देश कौन कौन से हैं, तो मैं इसे फिर से नहीं बताने वाली। आगे भारत की मुख्य सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है।
अब ये क्या बला है भाई, बला ये है कि भारत के आप विस्तार को देखोगे तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो हम कह सकते हैं द्वीपों को छोड़ करके अगर हम भारत का सीमा देखें, सीमा क्या मतलब ये साइड की चौहद्दी, ठीक है, परिमाप जिसे हम कह सकते हैं वो लगभग कितने किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर का इसका लगभग सीमा पड़ता है। मतलब अगर हमें द्वीपों को छोड़ करके बाउंड्री बनवाने की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, क्या बनवाने की ज़रूरत पड़े, बाउंड्री बनवाने की ज़रूरत पड़े, तो हमें 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री बनवानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम अच्छे से ओवरऑल हम देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे पूरे इंडिया का। क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखो नॉर्थ टू साउथ कितने किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक आए तो भारत जो है 3,214 किलोमीटर है। सीधा आप आ जाओ, एक गाना सुने हो ना, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, तो कश्मीर से कन्याकुमारी आने के लिए उसे इतना किलोमीटर चलने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा ईस्ट टू वेस्ट, मतलब अगर हम यहाँ से चले और यहाँ तक आए तो कितना वर्ग किलोमीटर हमें चलने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें चलने की ज़रूरत पड़ेगी 2933 किलोमीटर। कितना चलना है, 2933 किलोमीटर चलना है। अगर हम भारत का पूरा चौहद्दी सिर्फ देखें, मतलब ये जो कह सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह है उसे छोड़ करके अगर हम भारत की बाउंड्री देखें तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, बाउंड्री की बात कही जा रही है। और अगर हम सिर्फ तटीय क्षेत्र को देखते हैं, कोस्टल लाइन को देखते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ तटीय क्षेत्र वाले लाइन को देखते हैं यहाँ से यहाँ तक के विस्तार को, तो 7,517 किलोमीटर है, ठीक है। मैम क्या ये याद करना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है और यूपी में क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से पूछे जा सकते हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये याद करना मुश्किल है, आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या लिखा गया है आगे। लिखा गया है मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। पॉइंट्स में याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या मैं बोल रही हूँ, मुख्य भूमि हम कहाँ से मानते हैं, कन्याकुमारी से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इसमें छोड़ते हैं, तो मुख्य भूमि से अगर हम इसका विस्तार लें सिर्फ तटीय क्षेत्रों का, तो हम कह सकते हैं 7517 किलोमीटर लगभग में है, क्योंकि ये कुछ मीटर में फिर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या लिखा गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप सहित, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोड़ना चाहूँगी, ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो इसको छोड़ते हैं। आगे लिखा गया है भारत उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूरब के पहाड़ों से घिरा है। दक्षिण में लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह कम होने लगता है। यानी कि अगर हम भारत के विस्तार को इस तरीके से देखें तो ये भारत जैसे जैसे नीचे जाता है ये क्या होता है, इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो कम होने लगती है और हिंद महासागर की ओर फैलता है। इसे दो समुद्रों में विभाजित करता है, पश्चिम का अरब सागर और पूरब की बंगाल की खाड़ी। यानी कि पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है और पश्चिम में क्या स्थित है, अरब सागर स्थित है। क्षेत्रफल आपको यहाँ पे मिलियंस में दिया गया है, लेकिन मैंने इसको कल आपको बताया था 32,87,263। याद करने का सिंपल सा तरीका, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर लिखते हैं, स्क्वायर तो हो ही गया, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा विस्तार बताया गया है, जो मैं अभी आपको पहले बता दी हूँ कि 3214 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का जो विस्तार है ये 2933 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड पे सेम वही चीज़ों को कहा गया है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए कितना एरिया है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर पूरा आपको कश्मीर से कन्याकुमारी का विस्तार दिया गया है, कितना किलोमीटर है, ठीक है। फिर ये बताया गया है कि
इसका पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर इनके देशांतरी विस्तार को और अक्षांशी विस्तार को भी दिखाने की कोशिश की गई है। ये भी बताया गया है कि ये कितने राज्यों से गुजरता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि कर्क रेखा है। ठीक, एंड दूसरी चीज यहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में यानी कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर के बारे में बताया गया है कि ये मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए अब सब कुछ मैंने आपको पेज पे ही समझा दिया है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ रिवीजन एक तरीके से हमारा चल रहा है कि मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिजोरम से। हम क्या, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, मिजोरम नहीं मिर्ज़ापुर से, ठीक है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है और 82.5 अंश इसका पूर्वी देशांतर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसमें समझते हैं इस मैप पर और फिर उस पेज पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखो भारत के पड़ोसी देश, पूरा पीला वाला जो हिस्सा है ना ये भारत है, और जो पूरा ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे हो हम भारत के पड़ोसी कह सकते हैं। क्या है, भारत के पड़ोसी। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान पर आ जाएंगे, यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। कुछ लोग अफगानिस्तान को भारत का पड़ोसी नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको येलोसी देखने को मिल रहा होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो बताता है कि ये वाला हिस्सा जो भारत का है ये भी पाकिस्तान के हक में है या पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो अगर जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान का हो चुका है वो ये मानते हैं कि अफगानिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं कि जो ये कह सकते हैं कि पीओके है वो हमारा है और उसे हम लेके रहेंगे, तो इसीलिए हम अफगानिस्तान को भारत का पड़ोसी देश मानते हैं। तो पहले ऐसे नोट करते चलेंगे। पहला क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया अफगानिस्तान। तीसरा अब यहाँ पर आएंगे चीन। तीसरा क्या हो गया, चीन। आपको पता होना चाहिए चीन ने तिब्बत को क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। चीन पहले दूसरा देश था, तिब्बत दूसरा देश था। फिर क्या है, चौथा, चौथा क्या है, नेपाल। पांचवा क्या है, यहाँ पर देखो भूटान। छठा क्या है, छठा यहाँ पर बांग्लादेश। और सातवां क्या है, सातवां आप यहाँ पर देख लो, म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। ये ऐसे देश है जो हमसे स्थल मार्ग से जुड़े हैं, ठीक है, या कह सकते हैं स्थल मार्ग के हमारे क्या हैं, ये पड़ोसी हैं। और इन्हीं को ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। कितने पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है, बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 4 यहाँ से देश निकलेंगे और 3 यहाँ से निकलेंगे, 7 देश हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, तो एक एक को देखते हैं। यहाँ से आ गया पाकिस्तान, यहाँ से आ गया अफगानिस्तान, यहाँ से आ गया चीन, ठीक है। फिर हो गया नेपाल, बी से क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। फिर ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, और म से क्या हो जाएगा, म्यांमार। तो बचपन में MBA, इस तरह के ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। 7 देश हैं जो भारत के साथ भूमि साझा करते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, भूमि की बात कही जा रही है, भूमि साझा करते हैं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। समुद्र के पार दक्षिण पड़ोसी के 2 द्वीप देश हैं जिसमें हम श्रीलंका और मालदीव शामिल करते हैं। अगर समुद्र की हम बात करें ना, तो ये देखो, ये श्रीलंका हो जाएगा और यहाँ पर आपको मालदीव देखने को देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मालदीव देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडोनेशिया भी भारत के पड़ोसी देश हो जाएंगे, लेकिन ये सब देश क्या होते हैं, समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्थल मार्ग से साथ जुड़े हुए हैं। और इसके बाद की जो चीज़ें हैं उसे अब हम
अच्छा, ये थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं, तब बहुत कम चीज़ें पढ़ने को रहेंगी कल की क्लास में, मतलब कल से एक नया दूसरे तरह का पढ़ने को रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, भारत का जो प्रशासनिक विभाजन है या राजनीतिक विभाजन है, सबसे पहले तो ये याद रखो कि भारत के वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। 5 अगस्त 2019 को क्या किया कि इसके पहले जम्मू कश्मीर जो था इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। ठीक है। और इसको हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आया। जम्मू कश्मीर और क्या अस्तित्व में आया? लद्दाख। ठीक। पूछा जा सकता है कि जब कश्मीर से अनुच्छेद 270 हटा तो जम्मू कश्मीर का कौन कौन सा हिस्सा अस्तित्व में आया? तो दो नाम से इसे जाना गया, एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा आया, एक लद्दाख को अलग बनाया गया। ठीक है। और भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। और यहाँ का जो राज्यों का निर्माण है मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है, ये भी चीज़ आपको याद करना है। ठीक। तो अब कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं ये याद करने की चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लद्दाख को जब अलग किया गया जम्मू कश्मीर से तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मैम, केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाते हैं? किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाते हैं कि उसका हम विशेष तौर पर क्या कर सके? डेवलप कर सके, उसे विशेष तौर पर विकसित करने के लिए किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर वो राज्य विकसित हो जाता है तो उसे केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से हटाया जा सकता है, और अगर कोई राज्य विकसित नहीं है तो उसे केंद्र शासित प्रदेश के स्तर में जोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। यहाँ से आप देख सकते हो भारत का पूरा नक्शा है, ये राजकीय नक्शा है जहाँ पर आपको पूरा भारत का कौन सा राज्य किस राज्य को छूता है और कौन सा राज्य किस राज्य को नहीं छूता है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक कितने विभाजन है, जिसमें हम हिमालय को पढ़ेंगे, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। ठीक है। और ये बहुत लंबी क्लासेस होने वाली है, 2 से 3 क्लास में अभी ये वाले टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। कोशिश रहेगा कि 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अगली क्लास में अब मिलेंगे।